जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी एई 2025 ने अपना डेट डिक्लेयर किया है कि जब आपका एग्जाम है 22 मार्च 2026 में। ये एग्जाम आपका 2025 का है, 2026 का नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, क्योंकि आपका इसके पहले जो एग्जाम हुआ है वो 2024 को था। तो अब अगर मैं बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो बच्चों की डिमांड पे मैं थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और ये बताने के लिए आया हूँ कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। 22 मार्च का एग्ज़ाम है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस लेके बैठ सकते हैं ना। टोटल आपका थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, आपको थोड़ी सी अप्रोच और कुछ क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। क्लोज टू 10 to 15 मिनट्स की लेंथ रहेगी, पर ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। क्लियर है? तो देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ लगाने बैठ जाओ या ऐसे क्वेश्चंस करने बैठ जाओ जो आपके लिए एग्जाम में फाइनली क्या हो, हेल्पफुल ना हो। ठीक है ना? इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम का पैटर्न है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आ पार्ट जो है इसमें परीक्षा का, वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या आने वाला है आपका? 5 यूनिट्स हैं इसमें, है ना। टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 5। टोटल क्वेश्चन इसमें से कितने आने वाले हैं? 50। और टोटल वेटेज इसका कितना हो जाएगा आपका? क्लोज टू 150, है ना। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, याद रखेंगे। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा आपका सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, या जिसमें भी पोस्ट से आप तैयार करने वाले हो, मैं सिविल इंजीनियरिंग को फोकस करके बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका? 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने आवर्स हो गए? टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 150। और मार्क्स कितने हो गए? 450, है ना। 450 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है, और आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। तो देखो, आपको टोटल 150 क्वेश्चंस करने, है ना। तो अब सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एग्जाम का लेवल कितना होगा। क्लियर है कि कितने लेवल के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा गेट के ही क्वेश्चंस करने बैठ जाएं या कुछ ईएस वगैरह के क्वेश्चन करने बैठ जाएं, क्योंकि उसमें अब आपको कैलकुलेटर कितना अलाउड है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंपल कैलसी क्या होता है, अलाउ होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यहाँ पे लेके नहीं जा सकते। क्लियर है? तो अब आपकी एग्जाम की डेट कब है? यहाँ से आपकी एग्जाम की डेट है आपकी 22 मार्च। तो अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ तो क्लोज टू आपके 12 वीक्स बचे हुए हैं। ठीक है ना। अब 12 वीक्स में आपको नॉन टेक भी कवर करना है और टेक्निकल भी कवर करना है। तो अगर मैं इसके सिलेबस की तरफ जाऊं, ये ये सबसे पहले मैं नॉन टेक के सिलेबस की बात कर लेता हूं। ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है? हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पहले 2023 तक जो एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके बाद पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में भी एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में पहले आपका सर्वेइंग वगैरह एडेड नहीं था। रेलवे को बहुत ज्यादा वेटेज मिला हुआ था, तो रेलवे से उतने ज्यादा क्वेश्चंस, और फिर आप बीटेक लेवल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है ना। तो आप क्या बोलते हैं, रेलवे से उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते नहीं है ना। तो उन्हें ऐसा कुछ पूछना पड़ रहा था जो प्रॉब्लम, फिर वो वेटेज पूरा नहीं हो पा रहा था। एक चीज और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट ऐड कर दूं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब मान के चलिए आपके 10 यूनिट हैं और 100 क्वेश्चंस आने हैं, तो क्लोज टू 11 क्वेश्चंस या 9 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। यहाँ पे जितना जितना जिसका वेटेज है उससे बिल्कुल इक्वली मार्क्स आने वाले। मान के चलिए अगर आप ये हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश है, इससे टोटल आपका वेटेज कितना है नॉन टेक वाले पार्ट का? 50 क्वेश्चंस का। तो अगर नॉन टेक वाले पार्ट का कितना वेटेज है? 50 क्वेश्चंस का। तो आपके 10 क्वेश्चंस तो इससे आने ही आने, 10 क्वेश्चंस तो इससे आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो अब देखो, आपको सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा था, जैसे मान के चलो आपको नॉन टेक का पार्ट कवर करना है ना। तो नॉन टेक का पार्ट कवर करने के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है किस 3 चीजों के लिए? हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, और लास्ट में आपके पास ज्योग्राफी के बाद बचा पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ये 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स के लिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए जाएं। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा इसके प्रिपरेशन करने के लिए, आप कोई भी बुक ले लें जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के हों, चाहे नए तरीके, जैसा भी हो। एमपीपीएससी की कोई भी एक बुक उठा लें जो इंग्लिश में आती हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के प्रीफर कर रहे हो तो इंग्लिश की कोई भी एक ऐसी बुक ले लो जिसमें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से बुक्स की अवेलेबिलिटी कम है ना। मैग्रा हिल वगैरह की आती है, अगर आप वो ले सकते हो तो वो ले लो, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है ना। और उसमें जितने भी पीछे क्वेश्चंस, जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं विथ सोल्यूशन, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको ऑब्जेक्टिव्स उसके सॉल्व तो करना है, बट विथ
किसके साथ? आपका साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, जो उसमें नीचे सोल्यूशन दिया और उसके नीचे जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो भी आपको साथ में क्या करते जाना है, पढ़ते हुए जाना, रुकना नहीं है। ये नहीं कि आपने आंसर किया, अगर आपने आंसर सही किया तो फिर आप उसका सोल्यूशन नहीं पढ़े, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस उसी से कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आएंगे, सेम क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। क्लियर? तो ये फर्स्ट 3 पार्ट्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश हो गया और आपका पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये तीनों पार्ट आपके वहां से कवर हो जाएंगे। आप अगर बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, साथ ही साथ में आपको क्या करना है, टेक्निकल पार्ट को भी कवर करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेस्ट ऑप्शन है आपका कि अगर आप कोई प्रीवियस ईयर्स की कौन सी बुक चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव, पर ऑब्जेक्टिव पढ़ना कैसा है, विद सोल्यूशन, ठीक है। यही अगर आप अभी, अगर आप, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप प्रीवियस ईयर्स की कोई बुक उठा लें और एक कोई बुक लेके आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना ही है तो आप मैप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हो मध्य प्रदेश को। क्लियर? दूसरा ऑप्शन, कोई ऐसी बुक ले लो जो आपको शॉर्ट में हर चीज का, या जैसे पर्टिकुलर जिले के हिसाब से जो बुक्स आती है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज बुक्स आती हैं, उनको फॉलो कर लो आप, है ना। इससे ज्यादा आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो आपका दूसरा पार्ट छूटेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट 3 पार्ट्स की बात, ठीक है ना। ये हो गई आपकी इकोनॉमी तक की बात, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश तक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर आपका आ गया ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक, ये भी आपका प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए अब ये एमपीपीएससी में ये भी नया पार्ट ऐड हुआ है। क्लियर है? एमपीपीएससी में भी ऐड हुआ है और यहां पे भी इन्होंने अलग से विथ रेफरेंस टू एमपी पढ़ना है। आप, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि अगर आप कोई ऐसी बुक उठा लोगे जिसमें आपका शॉर्ट में सारा कुछ दिया हुआ है ना, मतलब मान के चलिए मैप से आप स्टडी कर रहे हो, एमपी को मैप से, तो वहां पे ये चीज आपको हेल्प कर सकती है, वहां पे आपको ये चीज हेल्प कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर लास्ट बचा आपका जो 5th यूनिट है, आपके 4 यूनिट तो यहाँ पे पूरे पूरे किसके हो गए, मध्य प्रदेश के। देख लेते हैं एक बार वापस से, पहला देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, आपको हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, और फिर स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में आपको किसके बारे में पढ़ना है, आपको डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सारा कुछ आपका 4 यूनिट्स किससे कवर हो जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। क्लियर है? अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को विद सोल्यूशन अगर पढ़ लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर इनसे 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपसे आराम से 25 से 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे। 25 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए, ठीक है ना। स्पेशली जैसे ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है, आप प्रीवियस ईयर्स कर लो, उसी से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो आपके 25 क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। और अगर आपने कोई बुक पढ़ ली, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने मान के चलो मैप्स के थ्रू एमपी को पढ़ना स्टार्ट किया, तो अगर आप मैप्स के थ्रू एमपी को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपके कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे। क्लियर? लास्ट पार्ट रहता है, अब लास्ट पार्ट ऐसा है कि आपकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। आईसीटी वगैरह इसी में इंक्लूड कर दी, पहले ही अलग से यूनिट थी। क्लियर है? अब लास्ट यूनिट आपका क्या है, 5th, इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, 2024 के एग्जाम के पहले ये दोनों अलग अलग यूनिट्स पे थे, ठीक है ना। तो वेटेज भी ज्यादा था, अब वेटेज कम हो गया है। तो आईसीटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर से पढ़ा हुआ है या आप अपने आप को अवेयर रखते हो तो आप उसका क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? आईसीटी की बात हो गई। अगर फिर भी आपको, अब ज्यादातर चीजें हमें इसमें से पता होती हैं। क्लियर है? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं ये कि आप इसमें अननेसेसरी टाइम ना वेस्ट करके आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम टेक्निकल पे फोकस करेंगे, है ना। आप अगर हो सकता है तो कोई 15 मिनट, आधे घंटे का कोई आप क्या कर सकते हो, डेली का करंट अफेयर्स का कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हो। दूसरी चीज आपके लिए ये होगी। अब मैं आ जाता हूं इसके बाद टेक्निकल। अब नॉन टेक में कौन कौन से पार्ट्स हो गए आपके, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है ना, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 पार्ट्स हो गए। ये सारे कुछ आप किससे कवर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो आपका करंट इवेंट्स है और आईसीटी है। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कवर करने वाले। क्लियर है? लास्ट, अब इसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट में। अब अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल की पार्ट की बात करूं तो इसमें सबसे पहला यूनिट दिया हुआ है आपका किसका, हाईवे का। इजी है, पहले अलग तरीके से था हाईवे आपका, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, सिंपल्स, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट्स पढ़ना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, प्लानिंग, लाइटिंग और मटेरियल। क्लियर है? तो ये इसका सिलेबस भी बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हो, थ्योरी पढ़ी और उसके बाद आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एमपीपीएससी बस के नहीं, यहाँ पे आप ईएस वगैरह के क्वेश्चंस को सॉल्व प्रीवियस ईयर्स के कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो जितनी भी प्रीवियस ईयर्स के किसी भी एई के एग्जाम के, किसी भी स्टेट के एग्जाम के जो आए हैं उनको भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो।
उनको भी क्या कर सकते हो यहाँ पे रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ गया हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलिक्स में यहाँ पे सब कुछ है ना, ऐसा नहीं, हाइड्रोलिक्स में आप पहले क्या था आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स ऐड तो किया था उन्होंने, पर फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ मशीन्स नहीं था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया इसके बाद, मशीन एंड पावर ट्रांसमिशन, पंप्स, टर्बाइंस, वाटर हैमर, सर्च टैंक, पेनस्टॉक, सारा कुछ ऐड कर दिया। तो आपका हाइड्रोलिक्स में तीनों पार्ट्स हैं, आपका इंट्रोडक्शन पाइप फ्लो वाला, ओपन चैनल फ्लो वाला पार्ट भी है, और आपका मशीन्स वाला पार्ट भी है। ये सबसे लेंदी टॉपिक है इन सब में से, है ना। अगर सबसे इजी टॉपिक से मैं बात करूं तो वो होता है आपका हाईवे और सॉइल मैकेनिक्स। इन दोनों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो कम से कम आपसे 17 to 80 क्वेश्चंस, तो आपके 18 तो क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ गया आपका हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स में आपको लेंथ बहुत कवर करनी पड़ती है, इसलिए कोशिश करें कि इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आ गया जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स आपका बहुत ही ईजी पार्ट होता है, सबसे ज्यादा ईजी पार्ट। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से आप, हर किसी के लिए ये टॉपिक सबसे इजी होता है। तो अगर इसमें से 10 क्वेश्चंस आने हैं तो आपसे कम से कम 8 या 9 क्वेश्चंस यहाँ से बनना चाहिए। ये स्कोरिंग वाला पार्ट है आपका, क्लियर है। इसमें भी आप प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो ये भी लेंदी पार्ट है, इसमें दोनों चीजें, ठीक है ना। आपका वाटर का ट्रीटमेंट भी है और सीवेज का ट्रीटमेंट भी है, और उसके बाद नेक्स्ट में आपका पोल्यूशन वगैरह भी है, स्टैंडर्ड्स है ना। तो सारा कुछ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ऑल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सारा कुछ, मतलब पूरा ईवीएस है। इसके लिए भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है आपको। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के साथ साथ आप इसमें आपको ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको कम से कम यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले भी इससे क्वेश्चन आते थे एमपीपीएससी में अच्छे, यहाँ पे भी आप इसको जाएंगे आराम से कर सकते हैं। इसमें थ्योरी ज्यादा है पर आपका स्कोरिंग भी बहुत है इसमें साथ ही साथ क्या है, आपकी स्कोरिंग भी बहुत है, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करूं तो स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पे दोनों ही है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कहाँ से आने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, है ना। डिफ्लेक्शन वगैरह को स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा, अपने आप यहाँ के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आपके, सॉइल मैकेनिक्स से। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर डिजाइन। अगर मैं स्ट्रक्चर डिजाइन की बात करूं तो आपका आरसीसी और स्टील, देखो पहले दोनों अलग अलग यूनिट्स थे, है ना। तो वेटेज भी ज्यादा था, तो पहले आपका वेटेज ज्यादा, तो 10 क्वेश्चन आरसीसी से आते थे और 10 क्वेश्चन किससे आते थे, आपके स्टील से, क्लियर। तो आप दोनों जगह का एक ही पार्ट, ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, स्टील में प्रॉब्लम होती है ना। आरसीसी तो फिर भी कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम किस में होती है, स्टील में। तो अब आपके लिए इजी हो गया, 5 क्वेश्चंस आपके लिए, अब 5 ही क्वेश्चंस आएंगे स्टील से, है ना। ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, उससे ज्यादा वेटेज तो, क्योंकि इन्हें यहाँ पे आरसीसी में आपका आरसीसी लिमिट स्टेट पढ़ना है, आरसीसी स्ट्रक्चर, शेयर, बॉन्ड, डेवलपमेंट, स्लैब का डिजाइन करना है, कॉलम, फुटिंग, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, और एज पर लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड्स। और आपका देखो प्री स्ट्रेसिंग को भी कवर करना है, किसको कवर करना है, साथ ही साथ प्री स्ट्रेस्ड पीएससी को भी पढ़ना है आपको, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो अगर आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी पढ़ना है ना, तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते। प्री स्ट्रेस अगर मैं इसको इस हिसाब से डिसाइड करूं कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, तो अगर मैंने आरसीसी से 5 क्वेश्चन ले लिए और फिर उसके बाद स्टील से 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपका पीएससी से, या फिर उल्टा भी हो सकता है, 1 क्वेश्चन यहां से, 4 क्वेश्चन आरसीसी से और 5 क्वेश्चन स्टील से। पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि स्टील से अब अलग से आरसीसी पीएससी देने के बाद, पीएससी अलग से देने के बाद आपको स्टील से 4 या 5 क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाले, किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाले। नेक्स्ट है आपका सर्वेइंग। अब देखो पहले सर्वेइंग नहीं था, सर्वेइंग पिछले साल के एग्जाम से आना स्टार्ट हुआ है। सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अगेन इजी टॉपिक है, फिर से स्कोरिंग है ना। सर्वेइंग आराम से हम कर सकते हैं कवर, यहाँ पे वही तरीका है। अगर आप चाहें तो यहाँ के लेक्चर्स मैंने कंप्लीट पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ अभी मेरा जैसे आरसीसी चल रहा है ना, तो उस चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ में कवर कर सकते हो यहाँ पे। तो सर्वेइंग भी ईजी है। उसके बाद लास्ट आपका फिर से स्कोरिंग टॉपिक आ गया आपका, किसका, वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन। वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन, अगर मैं वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन की बात करूं तो वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन में क्या है आपका, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों का ही पार्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। तो अगर मैं हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन की बात करूं तो दोनों से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस ही आएंगे। पहले सिलेबस और लेंदी था, अब सिलेबस को कम करके यहाँ पे अब आपके लिए वो चीजें हो गई जो आपको ईजिली पढ़ना है।
ठीक है ना, पहले डिफिकल्ट था पढ़ना। लास्ट अब आपका बचा कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स ब्रिक्स वगैरह सबके बारे में पढ़ना है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, मिक्स डिजाइन, है ना, ये सारी चीजें पहले इन स्ट्रेंथ टेस्ट, आईएस कोड्स, डिजाइन मिक्स और रेडी मिक्स कंक्रीट, ये डिजाइन आपको आना चाहिए कि हम कैसे डिजाइन करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कितना रहता है, एमपीपीएससी में क्या क्वेश्चंस आएंगे, है ना। पहले आपका इसके पहले डोर्स विंडोज स्टेयरकेस 2013 के एग्जाम तक नहीं थे, ये पिछले बार 2024 के एग्जाम से क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो इसको भी आप यहां से कवर कर सकते हो। लास्ट आपका बचा प्लानिंग, बायलॉज वगैरह, मटेरियल कोड, वो बिल्डिंग कोड्स, अर्बन लोकल बॉडी रूल्स, अब इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो इन चीजों में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उन टॉपिक्स पे फोकस करें जिसमें हमें स्कोरिंग ज्यादा है। तो अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए टोटल 10 टॉपिक्स में कौन से हैं। फर्स्ट है आपका हाईवे, अगर आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्लोज टू आपसे 8 क्वेश्चंस मिनिमम यहां से बनना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्कोरिंग है जियोटेक, आपका अगर ये सेकंड इजी टॉपिक, मतलब फर्स्ट सबसे इजी टॉपिक कौन सा है आपका, सॉइल मैकेनिक्स। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, कम से कम आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इन्वायरमेंट भी इजी टॉपिक है, आपको कम से कम 7 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये भी इजी टॉपिक है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में सोम ज्यादा पढ़ना है आपको। अगेन अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस की यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर एनालिसिस है, पर ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं आपके, सोम से। एक या दो क्वेश्चन किससे आएंगे आपके, स्ट्रक्चर एनालिसिस से। क्लियर। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर डिजाइन, अब पहले जैसे मैंने अभी बताया आरसीसी और स्टील दोनों अलग अलग यूनिट थे, तो 10 क्वेश्चन स्टील से आते थे, 10 क्वेश्चन आरसीसी से आते थे, अब दोनों एक ही साथ है। तो और अलग से आपको प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को भी कवर करना है, तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आरसीसी। तो स्टील से सिर्फ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5, 6 भी नहीं हो पाएंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 6। तो ये अपने आप आरसीसी फिर इजी है स्टील के कंपैरिजन में। सर्वेइंग आपका इजी पार्ट है, उसके बाद वाटर रिसोर्स हो गया और फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो अननेसेसरी सिलेबस बहुत ज्यादा दिया हुआ है अगर कुछ, तो अन्य अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो अननेसेसरी पार्ट पे जैसे प्रिंसिपल, बाई लॉज, नेशनल बिल्डिंग कोड, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारा ई लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई लर्नर्स ऐप में आप जाइए, वहाँ पे जाके आप जो भी आपको डिफिकल्टीज हैं, आप जो भी डायरेक्टली मुझसे भी टच पे आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ कांटेक्ट, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट करें और फिर उसके बाद में हम जो भी आप पूछेंगे उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।